नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन से हम बाढ़ आपदा को नियंत्रित कर सकते हैं तथा उपयोगी जल की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जल जीवन का मूल आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जंतु व वनस्पति सभी के जीवन चक्र में पानी एक महत्वपूर्ण व आवश्यक घटक है। अधिक पानी से बाढ़ तथा कम पानी से सूखा की समस्या होती है। मानसून के समय बाढ़ तथा मानसून के बाद सूखा व गिरता हुआ भूजल स्तर प्रमुख समस्याएं हैं। गिरता हुआ भूजल स्तर भविष्य की भयंकर आपदा है। अगर कहा जाए जो कहा जाता है, वर्तमान में कहावत है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो जल के लिए हुआ, इसमें मुझे कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं लगती है। बाढ़ की भयावहता को इसी से आकलित किया जा सकता है कि देश में कुल वार्षिक आपदा किसी एक वर्ष में 62,000 करोड़ थी, जिसमें से बाढ़ आपदा से होने वाली क्षति 47,000 करोड़ थी। अर्थात बाढ़ आपदा से होने वाली क्षति कुल आपदा क्षति का लगभग 75% थी। बाढ़ से बहुत जन व धन की हानि होती है तथा राहत व बचाव कार्यों में आपदा मद में बहुत अधिक धन का व्यय होता है। उसके बाद भी क्षति की पूर्ण भरपाई नहीं होती है। पानी के उचित प्रबंधन से बाढ़ की इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है तथा उपयोगी जल की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है। अगर पानी के उपयोग में हम देखें तो 90% जल खेतों की सिंचाई में उपयोग होता है तथा 6% डोमेस्टिक पेयजल में उपयोग होता है तथा 4% उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ थी, जो वर्तमान में बढ़कर 23 करोड़ के लगभग हो गई है। इस विशाल जनसंख्या हेतु खाद्यान्न उत्पादन, घरेलू उपयोग तथा उद्योगों के उपयोग हेतु जल मांग अत्यधिक बढ़ गई है। इसकी पूर्ति आज के समय में अत्यधिक भूजल के दोहन करके की जा रही है, जिससे भूजल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। मानसून के समय भूजल की रिचार्जिंग के सापेक्ष वर्ष में अधिक भूजल के दोहन के कारण ही भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जो भविष्य में जल संकट के रूप में सामने आ सकता है तथा हमारा संपूर्ण भूजल समाप्ति की ओर जा सकता है। वर्ष 2005 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 593 जिलों में से 206 जिलों में भूजल स्तर अत्यधिक नीचे जा चुका था। आज लगभग 2 दशक बाद यह स्थिति और विकराल हो चुकी होगी। उत्तर प्रदेश की स्थिति का भी अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वर्ष 2000 में यहाँ अत्यधोहित व क्रिटिकल विकास खंडों की संख्या 22 थी। यह संख्या वर्ष 2009 में लगभग 5 गुना बढ़कर 108 हो गई तथा विगत एक दशक में यह 820 विकास खंडों में से 619 में भूजल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। तीव्रता से घटती हुई इस अमूल प्राकृतिक संपदा का स्थायित्व बनाए रखना अति आवश्यक है, जिससे जल की निरंतर उपलब्धता बनी रहे तथा जीवन पर संकट न आए। जल का प्रबंधन करके हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं तथा उपयोग हेतु जल की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। अगर हम देश में वर्षा की
के आंकड़ों को देखें तो वर्षा तथा बर्फ की से कुल वृष्टि देश में 4000 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर अर्थात अरब घन मीटर होती है। इसके सापेक्ष वर्तमान में हमारी भंडारण क्षमता जो बांधों तथा जलाशयों में होती है 600 BCM है, जो कुल वृष्टि का लगभग 15% है। अर्थात 85% जल नदियों द्वारा बहकर समुद्र में मिल जाता है। अगर इस 85% जल में से हम आधा भी अपने उपयोग चक्र में ले आएं तो हमारी बाढ़ की समस्या में काफ़ी कमी आ जाएगी तथा हमारे जल उपयोग की हेतु जल की उपलब्धता में हमारी निरंतर गिरती हुई भूजल की स्थिति को सुधार कर हम उसे रिजर्वनेट कर ऊपर लाने की स्थिति में आ चुके होंगे। अगर हम बात करें तो जैसे प्रकृति ने संपूर्ण धरा पर 2/3 भाग में जल दिया है तथा 1/3 भाग में भूमि दी है, यही अनुपात लगभग हमारे शरीर तथा पेड़ पौधों में जीवन की अवस्था में रहता है। अगर हम पौधे का कंजम्पटिव यूज़ देखें, जो वास्तविक कंजम्पटिव यूज है जिसमें हम इवेपोरेशन तथा ट्रांसपिरेशन को अलग कर दें, जो बाद में हमारे साइकिल में आकर मिल जाता है, तो वह 0.1% से भी कम है। इसका अगर हम गणना देखें तो हमारे 1 हेक्टेयर में लगभग 25 कुंटल अर्थात 2.5 टन गेहूँ पैदा होता है तथा इतना ही स्ट्रॉ भूसा पैदा होता है, अर्थात 1 हेक्टेयर में हमारा 5 टन उत्पाद उत्पन्न हुआ। 1 हेक्टेयर में हमने कितना जल फसल की सिंचाई के लिए दिया, इसका आकलन हम इससे कर सकते हैं कि हमारे गेहूं की फसल का डेल्टा, जिसे हम पूरी फसल में कुल जल गहराई कहते हैं, 45 से 50 सेंटीमीटर है, अर्थात आधा मीटर है। अगर 1 हेक्टेयर में जैसे हमारे 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 5,000 जो घन मीटर पानी दिया, जिसका कुल वजन 5,000 गुणा 1,000 मतलब 5,000 टन हो गया। इसका हम उत्पाद के सापेक्ष निकालें कि उत्पाद में से हमारे उत्पाद में अगर हम माने 2/3 जल उपयोग हुआ तो 1/3 भूमि के खनिज तथा सौर ऊर्जा का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन फिर भी अगर हम पूरा भी मान लें कि पूरा 5 टन ही हमारा जो है जल से ही के हाइड्रोकार्बन बने, तब भी हमारा इसको 5 टन डिवाइड बाई 5,000 टन, ये लगभग 0.1% आता है। अब हम सोचेंगे कि शेष पानी कहाँ जाता है। 0.1% इस्तेमाल फसल ने किया तो 99.9% जो पानी हमने फसल को दिया वह कहाँ गया। यह पानी हमारा साइकिल में आ जाता है। इसमें से 1/3 पानी इवोपरेट और ट्रांसपायरेशन से जो है वातावरण में चला जाता है। 2/3 पानी का कुछ हिस्सा डीप पर्कुलेशन से ग्राउंड वाटर टेबल में मिलता है तथा इसका कुछ भाग हॉरिजॉन्टल जो है सब सरफेस फ्लो के थ्रू हमारी नज़दीकी ड्रेन तथा नदियों की तरफ मूव करता है। अर्थात यह पानी हमारे जो इवोपरेट या ट्रांसपायरेशन द्वारा वातावरण में गया वह ड्यू या वर्षा के फॉर्म में फिर वापस आ जाता है तथा नीचे गया पानी, नदियों की तरफ गया पानी हम पुनः बांधों से निकालकर सिंचाई हेतु उपयोग में ला सकते हैं तथा भूजल की रिचार्जिंग के लिए गया पानी हम गैर मानसून सीजन
जिसे हम खरीफ रबी सीजन कहते हैं, उसमें हम इसका भूजल का दोहन करके उपयोग कर सकते हैं। अर्थात अगर हम वर्षा जल को उपयोग चक्र में ले आएं तो हमारे जल से बाढ़ की समस्या तथा जल संकट दोनों से निजात पा सकते हैं। ऐसा हम सिंचाई हेतु इस जल को उपयोग करके ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो नदियों से वर्षा के समय खरीफ चैनल बनाकर पानी को सिंचाई में लाकर किए जाने से यह समस्या के निराकरण की तरफ हम बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।